हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम रीतिकाल की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक का समय रीतिकाल के नाम से जाना जाता है और यह नाम किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अन्य विद्वानों ने अपने अपने अनुसार इन्हें अलग अलग नाम दिए हैं। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने, और कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। शुक्ल जी ने इस काल को रीतिकाल माना है, लेकिन उन्होंने श्रृंगार काल का भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा भी है, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई, लेकिन क्या थी? प्रधानता श्रृंगार की ही रही। इस काल में 3 प्रकार के कवि हुए: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त कवि। रीतिबद्ध कवि कौन से होते हैं? जो रीति के बंधन में बंधे हुए होते हैं, जैसे चिंतामणि, देव, मोतीराम, भिखारीदास, दुल्हे कवि, ये क्या हैं? रीतिबद्ध कवि थे। रीतिसिद्ध वो कौन से कवि होते हैं? जो रीति के बंधन में तो बंधे हुए नहीं थे, लेकिन उन्हें रीति की भली भांति जानकारी थी, जैसे बिहारी जी। रीतिमुक्त कवि वे होते हैं जो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त होते हैं, जैसे घनानंद आलम बोधा ठाकुर, ये क्या हैं? रीति मुक्त कवि थे। चिंतामणि को इस काल का प्रवर्तक माना गया है। रीतिकालीन काव्य के व्यापक अध्ययन के पश्चात निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। सबसे पहले है रीति ग्रंथों का निर्माण। रीतिकालीन कवियों की प्रमुख प्रवृत्ति रीति निरूपण लक्षण ग्रंथों का निर्माण है। रीति ग्रंथों में नायक नायिका भेद, छंद, अलंकार, रस आदि लक्षणों का चित्रण संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुसरण करते हुए किया गया है। रीति क्या होता है? रीति होता है एक रिवाज, एक रीति के अनुसार चलना, एक फ्लो में चलना। उन्होंने अपनी रचनाओं में छंद अलंकार का अधिक प्रयोग किया है। रीति ग्रंथों में वे सभी रचनाएं आती हैं जिसमें काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट है श्रृंगारिकता। कवियों ने अपने काव्य में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों रूपों का वर्णन किया है। इसमें नायक नायिका के हाव भाव नक्शी का वर्णन किया गया है, परंतु इनको सफलता केवल संयोग श्रृंगार में ही मिली। एक उदाहरण देखिए, बिहारी लाल जी का उदाहरण है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो कहे बोहनी हंसे देन कहे नटी जाए। अब देखो इसकी व्याख्या करते हैं। गोप इसमें क्या है? बतरस क्या होता है? बातें करने का जो आनंद होता है, जो लालच होता है, बातों का रस। बतरस यानी बातों का रस, बातें करने का लालच, यूं कह सकते हैं। बतरस लालच लाल की, बतरस लालच यानी कि लोभ, लाल यानी कि श्री कृष्ण। मुरली वंशी, मुरली होती है जो बजाने वाली, वंशी। धरी लुकाए, ये लुकाए यानी कि छुपा दी। सो कहे, सो यानी सौगंध खाते हैं। बोहनी ऐसे, बोहनों आँखों की जो बोहें हैं होती हैं, उनको उनके इशारों से एक दूसरे को देखती हुई हंसती हैं। देन कहे नटी जाए, और देने के लिए कहें तो नटी यानी कि मना कर देती हैं। अब देखो इसकी व्याख्या क्या है। गोपियां अपने प्रिय कृष्ण से बातें करने का अवसर खोजती रहती हैं। इसी बतरस यानी कि बातों के जो करने का जो लालच है, बातों के जो आनंद है को पाने के प्रयास में कृष्ण की मुरली को छुपा दिया है। किसको छुपा दिया है? मुरली को। किसको छुपा दिया है? कृष्ण की जो मुरली है, वंशी है, उसको छुपा दिया है। कृष्ण गोपियों से मुरली के बारे में पूछते हैं तो गोपियां झूठी सौगंध खाकर कहती हैं कि उन्हें मुरली के बारे में कुछ भी पता नहीं, और साथ ही वे बोहों के संकेतों से मुस्कुराती भी रहती हैं। कृष्ण को लगता है कि मुरली इन्हीं के पास है, किंतु जब वह मुरली लौटाने को कहते हैं तो वो साफ मना कर देती हैं। नेक्स्ट है अलंकार वर्णन। कवियों ने अपने काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए श्लेष, यमक, अनुप्रास, अतिशोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। उदाहरण देखिए केशवदास जी का
ये उदाहरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलंकारों का वर्णन में इसका उदाहरण जरूर मिलता है। यद्यपि सुजान सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। अब इसमें क्या है, इसका व्याख्या देखिए। जिस प्रकार उच्च जाति की सुंदर लक्षणों से युक्त और सुंदर वर्ण वाली यानी कि सुंदर रंग वाली स्त्रियां आभूषणों के बिना सुशोभित नहीं होती, उसी प्रकार काव्य की शैली और भाव उच्च कोटि के होने पर भी अलंकारों के अभाव में जो काव्य होता है वो प्रभावशाली नहीं होता। यानी कि आभूषणों और अलंकारों का होना आवश्यक है। इसमें केशवदासी क्या कहते हैं, जिस प्रकार एक स्त्री के लिए आभूषणों का होना आवश्यक है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों का होना भी आवश्यक है। नेक्स्ट है वीर काव्य। इस काल में वीर काव्य की रचना करने वाले प्रमुख कवि कौन थे? गुरु गोविंद सिंह और भूषण जी। एक उदाहरण देखिए, भूषण जी का उदाहरण है, साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। अब इसकी व्याख्या देखिए। इसमें क्या है, साजी क्या होता है? साजी क्या होता है? सज कर, जो सेना होती है वो सज धज कर चलती है, वो क्या है? सज कर। अंग, अंग क्या होता है? शरीर। उमंग, उत्साह। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको उदाहरण अच्छे से याद हो जाएं। जब पेपर में लिखो तो आपको अच्छे से पता चले कि क्या ये पंक्तियाँ कैसे लिखी गई हैं। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंगधारी। इसमें क्या कहा गया है कि शिवाजी युद्ध में विजय पाने के लिए विशाल सेना सजाकर और मन में उत्साह भरकर चलते हैं। इसमें साजी क्या है? सजाकर, जो सेना है वो सजाकर, अंग शरीर, उमंग उत्साह, सर्जा शिवाजी यानी कि शिवाजी, जंग मैंने युद्ध, जंग का अर्थ क्या होता है? युद्ध, जीतन चले, जो शिवाजी हैं युद्ध में विजय पाने के लिए विशाल सेना सजाकर और मन में उत्साह भरकर चलते हैं। भक्ति एवं नीति काव्य। रीतिकालीन कवियों ने भक्ति से संबंधित काव्य रचना की। इनके द्वारा रचित नीति एवं उपदेश पर काव्य में विषय की विविधता और प्रत्यक्ष जो जीवन की अनुभूतियां हैं उसके दर्शन होते हैं। बिहारी जी का एक सुंदर उदाहरण है, या अनुरागी चित्त की गति समझू नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। अब देखो इसकी व्याख्या जानते हैं। इसमें बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम रंग में रंगे हुए इस मन का व्यवहार बड़ा ही विचित्र है। यह जितना जितना श्याम रंग में डूबता है उतना उतना उज्जवल यानी कि स्वच्छ होता चला जाता है। इसमें अनुरागी का अर्थ क्या है? अनुरागी यानी कि प्रेमी, श्री कृष्ण से जो प्रेम करता है। चित्त, चित्त क्या होता है? मन, चित्त मन। गति, गति का अर्थ क्या है? व्यवहार। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े यानी कि डूबता चला जाता है, श्याम रंग श्री कृष्ण के प्रेम में जो डूबता चला जाता है, त्यों त्यों उतना ही उज्जवल यानी कि स्वच्छ होता चला जाता है। अब नीति परक का भी एक उदाहरण देखिए। भले बुरे सब एक सम, जो लो बोलत नाही, जानी परत है काग पिक, ऋतु बसंत के माही। ये वृंद कवि की रचनाएं हैं। भले बुरे सब एक सम, जो लो बोलत नाही, जो भला बुरा सब एक समान होता है जब तक वह बोलता नहीं है। जानी परत है काग पिक, ऋतु बसंत के माही। काग पिक का तभी वसंत ऋतु में ही पता चलता है। कैसे? वसंत ऋतु में जब वो बोलते हैं तो कोयल की आवाज़ मधुर होती है और कोयल की आवाज़ कर्कश यानी कि कैसी होती है? कड़वी। कैसी होती है? कड़वी होती है। तो पता चल जाता है यह कौवा है और ये कोयल है। नेक्स्ट है नारी चित्रण। रीतिकालीन काव्य का केंद्र बिंदु
कौन था? नारी चित्रण था। इनके समक्ष नारी का एक ही रूप था, कौन सा था? विलासी नायिका। कवियों ने केवल उनके अंग प्रत्यंग यानी कि उनके शरीर की सुंदरता का ही वर्णन किया है। उनका जो दूसरा रूप है, माँ, बहन, बेटी का रूप है, उसका बहुत ही कम, ना के बराबर ही प्रयोग किया है। नेक्स्ट है आश्रयदाताओं का यशोगान। इस काल में प्राय सभी कवि राज्य आश्रित थे, अतः अपने अपने राजाओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए दानवीरता, धर्मवीरता, युद्धवीरता, 4 प्रकार की होती है ना। वीरता कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। दानवीरता, धर्मवीरता, युद्धवीरता और कर्मवीरता, और श्रृंगार का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। उनकी साज सज्जा, सेना की सज्जा, उनके हाव भाव, उनकी युद्ध कौशल, इनका ही वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया ताकि उनका ध्यान आकर्षित कर सके और अधिक से अधिक धन अर्जित कर सके। नेक्स्ट है चमत्कार प्रदर्शन। रीतिकालीन कवियों ने अपने बहुकता को प्रदर्शन करने के लिए अलंकारों का सहारा लिया, यानी कि उनके जो पांडित्य प्रदर्शन है उसको दिखाने के लिए अलंकारों का सहारा लिया। बिहारी के काव्य में ज्योतिष, पुराण, आयुर्वेद, गणित, नीति, चित्रकला आदि अनेक विषयों की जानकारी मिलती है। उन्होंने यमक, श्लेष, अनुप्रास जैसे अलंकारों का प्रयोग भी चमत्कार प्रदर्शन हेतु काव्य में किया है। नेक्स्ट है प्रकृति चित्रण। उद्दीपन रूप का ही अधिक प्रयोग किया है, आलंबन रूप बहुत ही कम प्रयोग किया है। दरबारी कवि जिनका आकर्षण केंद्र नारी थी, ये नारी की सुंदरता का ही वर्णन करते थे, इसलिए इन कवियों का ध्यान प्रकृति के स्वरूप की ओर नहीं गया। इस काल में क्या है, नारी को ही मुख्य माध्यम बनाया जाता था। प्रकृति चित्रण में जो आसपास का जो प्रकृति थी उसका बहुत ही कम प्रयोग किया है। परंतु सेनापति और जो पद्माकर कवि हैं, इन्होंने वर्षा ऋतु और वसंत ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ऐसा नहीं है कि कवियों ने प्रकृति का जो चित्रण था वो केवल नारी के ऊपर ही किया। जो सेनापति और पद्माकर कवि थे, इन्होंने प्रकृति का भी बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। नेक्स्ट है मुक्तक काव्य। रीतिकाल में अधिकतर मुक्तक काव्य की प्रधानता है, क्योंकि राजाओं के पास प्रबंध काव्य को सुनने का न तो समय था और न ही धैर्य। क्या था? ना तो समय था और न ही धैर्य था। दूसरी ओर बिहारी जैसे जो कुशल जो कवि थे, उन्होंने दोहा छंद में सीमित शब्दों में अधिक व्यक्त करने की कला थी, यानी कि कम शब्दों में अधिक बात कहते थे। यानी कि इनके बारे में कहा भी गया है कि गागर में सागर भरने वाले थे। ये पंक्तियां प्रसिद्ध है ना बिहारी जी के विषय में कि ये गागर में सागर भर देते थे। नेक्स्ट है संकुचित जीवन दृष्टि। इन कवियों की कविताओं में कोई महान उद्देश्य नहीं दिखाई देता, अधिकतर काव्य आश्रयदाताओं की प्रशंसा में ही लिखे गए थे। इन्होंने समाज, आसपास के वातावरण का बहुत ही कम वर्णन किया है। इनका उद्देश्य केवल राजे महाराजाओं की प्रशंसा करना और उनसे धन अर्जित करना ही मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है कला पक्ष। भाषा, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है रीतिकाल में? ब्रिज, अवधी, संस्कृत, अरबी, फारसी आदि भाषाओं का भी प्रयोग किया है, लेकिन ज़्यादातर ब्रिज भाषा का ही प्रयोग किया गया है। अलंकार, उपमा, रूपक, अतिशोक्ति। अतिशोक्ति क्या है? राजे महाराजाओं की प्रशंसा बढ़ा चढ़ा कर की है, तो यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। रस, रस क्या है? श्रृंगार रस मुख्य है। श्रृंगार रस नारी के श्रृंगार का, जो नारी की सुंदरता का वर्णन किया गया है, इसमें श्रृंगार रस बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। भक्ति रस और वीर रस का भी प्रयोग किया गया है। छंद, दोहा, कवित, सवैया आदि छंदों का भी प्रयोग किया गया है। शैली, मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। प्रबंध शैली का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन ज़्यादातर मुक्तक शैली ही प्रयोग की गई है। नेक्स्ट है निष्कर्ष। अतः हम कह सकते हैं कि भले ही रीति काव्य में भावों का प्रयोग किया गया, किंतु कला का प्रयोग इतना अधिक है कि भाव छिप गए हैं, भाव भी रीति में हो गए हैं। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।